समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक गंभीर और नए विषय को लेकर। विषय है आरक्षण। वो आरक्षण पर हमारे साथी सुखरंजन नंदी विस्तार से प्रकाश डालेंगे। साथियों, यह विषय पसंद आने पर आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। हमारे इस देश में, इस समाज में हजारों साल से जातिगत उत्पीड़न होते हुए आ रहा है और ये जो जातिगत उत्पीड़न है, ये उत्पीड़न ऐसा है कि जाति के आधार पे ही व्यवसाय तय कर सकते हैं। आप जिस जाति के हैं उस जाति क्या व्यवसाय करेंगे, क्या उनका पेशा होगा, ये निर्धारित है और जन्म के आधार पे आप उस पेशा के लिए काम करेंगे, ये भी तय है। और ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जाति का विनाश पुस्तक उनका जो है, उन पुस्तक में उन्होंने कहा कि ये जो श्रम विभाजन है, श्रमों का जो विभाजन है, जातिवाद या जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम विभाजन ही पैदा नहीं करता है बल्कि श्रमिकों के बीच में भी विभाजन पैदा करता है। ये जो जातिवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आप क्या काम करेंगे ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक मजदूर को या एक श्रमिक को दूसरे मजदूर से अलग भी करता है, क्योंकि जाति के आधार पे एक मजदूर दूसरे मजदूर से ऊंचे पायदान में है या एक मजदूर दूसरे मजदूर के से नीचे पायदान में है। तो ये सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का भी विभाजन है। जो श्रमिकों की एकता होके ये काम उत्पादन प्रणाली होना चाहिए, वो श्रमिक एकजुट ना होके उस श्रमिकों को जाति के आधार पे अलग अलग टुकड़ों में बांटने का भी काम जातिवादी व्यवस्था करता है। दूसरा, ये जातिवादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था इसलिए भी गलत है, जो अम्बेडकर साहब ने कहा है कि इस व्यवस्था में कोई भी श्रमिक को ये आजादी नहीं है कि वो क्या पेशा चुनेगा या क्या व्यवसाय करेगा। वो क्या व्यवसाय करेगा, वो किस व्यवसाय में उसको ज्यादा रुचि है, किस व्यवसाय में वो ज्यादा योग्यता हासिल करके आगे बढ़ सकता है, ये वो तय नहीं करता। ये उसका जन्म जहाँ पे होगा, जिस जाति में वो जन्म लेगा, उस जाति का जो कार्य करने की जिम्मेदारी है समाज में, उस कार्य को उसको करना पड़ेगा। यानी कि मजदूर को या जाति में जो लोग पैदा हो रहे हैं, श्रमिक को उसको आजादी नहीं देता है काम करने का, मतलब काम चुनने का। तो ये स्वाधीनता उस मजदूर को नहीं दे रहा जाति व्यवस्था। तीसरी बात यह है कि जो उत्पादन शक्ति है, औजार है, हथियार है, जो जिसके माध्यम से उत्पादन करता है इंसान, वो उत्पादन शक्ति का विकास तो होता है, लेकिन जिस तरीके से वो उत्पादन शक्ति का विकास होता है, अगर श्रमिक या जो काम करने वाले मजदूर हैं, वो अगर उस तरीके से, उस रफ्तार से अगर वो अपने आप को विकसित नहीं करेगा, तो वो जो विकास उत्पादन शक्ति का हो रहा है, उस उत्पादन शक्ति के साथ वो तालमेल नहीं बैठा पाएगा। और जब वो तालमेल नहीं बैठा पाएगा तो हमारे समाज के अंदर एक गतिरोध पैदा होगा। और यह जातिवादी समाज व्यवस्था समाज के विकास में भी एक गतिरोध पैदा करता है, क्योंकि मजदूर को वो अधिकार नहीं देता है, श्रमिकों को वो अधिकार नहीं देता है कि वो नए नए टेक्निक को वो चुने, नए नए टेक्निक के आधार पर वो काम करे, क्योंकि उसका पहले से निर्धारित है उसको क्या काम करना है, क्योंकि उसका पेशा जाति आधार पर पहले से निर्धारित करके रखा गया। अगर आप, हमारे देश के अंदर एक वैज्ञानिक है प्रफुल्ल चंद्र राय, उनका एक पुस्तक है हिंदू केमिस्ट्री। उन पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जातिवाद हमारे देश के विज्ञान को, हमारे देश के समाज की गतिशीलता को किस तरीके से वो बंधक बना के रखा हुआ है, किस तरीके से वो आगे बढ़ने से रोका हुआ है। उसमें विस्तारित रूप से
दिया हुआ है कि ये जातिवाद के कारण हमारे देश के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक जिनके अंदर प्रतिभा था, जिनके अंदर क्षमता थे, जिनके अंदर योग्यता थे, वो अपनी योग्यताओं का, अपनी क्षमताओं का, अपने 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 दिमाग का, मेधा का, उन्होंने उसका उपयोग समाज के लिए वो नहीं कर पाए, सिर्फ इस जातिवादी बंधन के कारण। और ये जो जातिवादी बंधन है, जहां पे कहा गया है कि जो दलित है या जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में कहा गया है कि जो एकदम नीचे जाति के होंगे उनका काम है उच्च जाति के सेवा करना। मतलब मजदूरी का काम, श्रम का काम करेंगे नीचे जाति के लोग, और वो जो श्रम करेंगे नीचे जाति के लोग, उस श्रम का मुनाफा या अतिरिक्त श्रम का जो मुनाफा होगा, उसका बेसी मूल्य होगा, उसका लाभ लेंगे उच्च जाति के लोग। तो बाबा साहब इसीलिए हमारे देश के अंदर जो नीचे जाति के लोग हैं, खासतौर पे जो दलित समाज के लोग हैं, उनके लिए, और जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए शिक्षा में और आपके रोजगार में आरक्षण का बंदोबस्त किए थे कि इनकी जो आबादी है, इन आबादी के अनुपात हमारे देश के अंदर जो शिक्षा और रोजगार होंगे, उच्च शिक्षा और रोजगार होंगे, उसमें इनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज के तारीख में उस आरक्षण का काफी विरोध हो रहा है, और जो उच्च जाति के लोग हैं वो इस आरक्षण का विरोध इसलिए करते हैं कि उनका ये मानना है कि इस आरक्षण के कारण वो जो उच्च जाति के लोग हैं उनके रोजगार पे या उनके उच्च शिक्षा में उनको इसमें बाधाएं पहुंच रही है। जबकि वास्तविकता और जो तथ्य है, जो सरकारी तथ्य है, वो सरकारी तथ्य अगर हम आपके सामने रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि असली में आरक्षण का क्या हश्र हमारे आजादी के 75 साल बाद हमारे देश के शासक वर्ग ने किया है। हमारे देश के अंदर जो न्यायिका है, लोकसभा, जहां पे लोकसभा के अंदर जनता सांसदों को चुनते हैं, वहां पे आरक्षण की जो हालत है हम जानते हैं। जितने आरक्षित सीट है, उन आरक्षित सीटों से ही दलित या आदिवासी लोग चुनाव लड़ते हैं। बाकी सामान्य सीट या अनारक्षित जो सीटें हैं, उन सीटों से बहुत कम ही दलित या आदिवासी लोगों को चुनाव में राजनीतिक पार्टियां टिकट देती है। पिछले लोकसभा में 138 दलित और आदिवासी सांसद थे। लोकसभा में 138 दलित और आदिवासी सांसद थे, और ये जो 138 दलित और आदिवासी सांसद थे, इनमें से 131 दलित और आदिवासी सांसद सिर्फ आरक्षित सीट से ही जीत के गए थे। यानी सामान्य सीट से सिर्फ 7 दलित आदिवासी सांसद जीत के गए थे। ये हालत है आरक्षण का। और अगर हम राज्यसभा में देखें, राज्यसभा में 245 सीट है, जिसमें 233 सीटों में विधानसभा में जो विधायक है वो और जो सांसद होते हैं, जिनको जनता चुनती है, वो सांसद और विधायक लोग वोट देके आपके राज्यसभा में सांसद चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास 12 सांसद मनोनीत करने का अधिकार है। जो 12 सांसद वो मनोनीत कर सकते हैं, उन 12 सांसदों में हम अगर देखेंगे तो दलित और आदिवासियों की क्या स्थिति है वो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। आजादी के बाद 2020 तक हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 136 सांसदों को मनोनीत किया है। जो 136 सांसद आजादी के बाद अभी तक 2020 तक जो मनोनीत किए हैं, उसमें से सिर्फ 6 सांसद है दलित और आदिवासी, जिनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किए हैं। जितने सांसदों को वो मनोनीत किए हैं राष्ट्रपति, वो बाकी सभी सांसद उच्च वर्ण के थे। यानी 136 जो सांसद चुने गए थे, उनमें सिर्फ 4% सांसद आदिवासी और दलित समुदाय थे। बाकी सभी लोग उच्च वर्ण के सांसद थे। हमारे देश के अंदर जो आबादी है, आबादी के 16% के लगभग आपके दलित समुदाय के हैं, आबादी के लगभग 8% के आसपास आदिवासी समुदाय के हैं। तो
इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लगभग 25% आबादी दलित और आदिवासियों का है हमारे देश के अंदर। लेकिन आजादी के बाद 2020 तक जो चुने गए हैं सांसद, जिन्होंने राष्ट्रपति जिनको मनोनीत किए हैं, उन सांसदों में सिर्फ 4% सांसद ही दलित और आदिवासी सांसद हैं। बाकी सब उच्च वर्ण के हैं। और हम और आप जानते हैं उच्च वर्ण में हमारे देश के अंदर जो ब्राह्मण है उनकी आबादी 5% है। जो ब्राह्मण के अलावा और जो दूसरे उच्च जाति के लोग हैं उनकी आबादी है 10% के आसपास। लेकिन राष्ट्रपति ने जितने सांसदों को मनोनीत किया है उनमें से उच्च जाति के 67% सांसदों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। तो किस तरीके से जातिवादी जो व्यवस्था है, जो दूसरा स्तंभ है, उसको अगर हम देखेंगे, ये नए विधायिका का काम है कानून बनाना। कानून बनाने के जगह पे मंदिर में बैठे हुए लोग, वहां पे कोई दलित आदिवासी, जो राज्यसभा सबसे बड़ा सदन है जहां पे कभी भी उस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, उस राज्यसभा का ये हालत है कि वहां पे कोई राजनीतिक पार्टी दलित आदिवासियों को जिताने के लिए टिकट नहीं देते हैं। और वो तो सिर्फ लोकसभा के अंदर टिकट देना पड़ता है, मजबूरी है आरक्षण के कारण। अगर आरक्षण नहीं हो तो वहां पे भी टिकट ना मिले। हम जानते हैं कांग्रेस हो, भाजपा हो या उन पार्टियों के अंदर दलित आदिवासियों की क्या स्थिति है, नेतृत्व में कितने लोग हैं। अगर उनका भी हम पोस्टमार्टम करेंगे तो देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा को तो छोड़ दीजिए, जो बहुजन समाज पार्टियां आज के तारीख में दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, उस बहुजन समाज पार्टी की स्थिति भी बहुत ही दयनीय है। तो सवाल यह है कि ये जो दलित आदिवासियों के नाम पे आज जो राजनीति समाज के अंदर हो रहा है, ये राजनीति जो कर रहे हैं, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी ये राजनीति करे दलित आदिवासियों के नाम पे, वो दलित आदिवासी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या उनके पास नीतियां हैं ये स्पष्ट नहीं है। वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। जहां जहां आरक्षण है वहां वहां वो आरक्षित पदों, आरक्षण के हिसाब से वो उम्मीदवार खड़े करते हैं। उसके बाद उनके पार्टी के अंदर जो नेतृत्वकारी पद है वहां पे भी दलित आदिवासी हमको देखने को नहीं मिलता। तो ये है राजनीतिक पार्टियों की स्थिति। और जब चुनाव होता है, हम जानते हैं देश के अंदर जो आरक्षित सीट है उन सीटों में सिर्फ 10% सीट ऐसा है जहां पे आरक्षित सीटों पे जो दलित सीट है वहां पे दलितों की आबादी ज्यादा है। बाकी 90% सीट ऐसे हैं जहां पे दलितों की संख्या कम है, मतलब मतदाताओं में दलितों की संख्या कम है। तो वहां पे हम देखेंगे अन्य सीटों पे नोटा में जितने मत पड़ते हैं, जो दलित और आदिवासियों की आरक्षित सीट है वहां पे नोटा पे ज्यादा मत पड़ते हैं। इसका मतलब है जो दलित और आदिवासी जिस सीटों पे चुनाव लड़ते हैं वहां पे जो सामान्य लोग हैं वो सामान्य लोग दलित और आदिवासी को वोट देने के बदले नोटा में वोट देना ज्यादा पसंद करते हैं। ये वास्तविक तस्वीर है हमारी देश की। तो जिस विधायिका है जहां पे कानून बनता है उस जगह पे हम देख रहे हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो कितने उपेक्षित है। वो कितना हुआ विधायिका का सवाल। अब हम अगर न्यायपालिका में जाएंगे, हमारे न्यायपालिका में सर्वोच्च जो संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य चालू हुआ है, जब से सुप्रीम कोर्ट का काम चालू हुआ है वो 1950 से चालू हुआ है। 1950 के बाद उस सुप्रीम कोर्ट में कितने मुख्य न्यायाधीश दलित और आदिवासी समाज से आए हैं, ये इसकी जरा आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग आए होंगे 1950 के बाद अभी तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। वो आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही चौंक जाएंगे कि क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में पहला दलित न्यायाधीश का मनोनयन हुआ है 1980 में, मतलब 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दलित या आदिवासी न्यायाधीश नहीं था। 73 साल 2023 के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है। 73 साल सुप्रीम कोर्ट 1950 से लेकर 2023 73 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के काम चल रहे हैं। उसमें 44 साल ऐसे हैं जिस 44 साल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भी दलित न्यायाधीश नहीं था। यह स्थिति है सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा
हमारे न्यायालय की संस्था है, उस सुप्रीम कोर्ट का ये हालत है कि 44 साल तक वहां पे एक भी दलित समाज के लोग न्यायाधीश के रूप में वहां पे कार्य नहीं किए। और अभी हम अगर देखेंगे तो आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट में 2 दलित न्यायाधीश है और एक भी आदिवासी न्यायाधीश नहीं है। तो ये हालत है हमारे न्यायपालिका का कि जहां पे आज के तारीख में 2 दलित न्यायाधीश है और वो 2 और एक भी आदिवासी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है, पिछले 73 साल में कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 266 न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है और उसमें से दलित समुदाय के सिर्फ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है और आदिवासी समाज से एक भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई। अब आप सोचिए, 273 साल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 266 न्यायाधीश की नियुक्ति होता है और उसमें सिर्फ दलित समाज के 6 न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और आदिवासी समाज से एक भी न्यायाधीश नहीं आता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ये हम और आप जानते हैं किस तरीके से नियुक्ति यहाँ पे होती है। वहां पे जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं और साथ में और जो 4 सीनियर जो न्यायाधीश होते हैं वो नाम तय करते हैं, सलाह करके नाम तय करते हैं कि किसको न्यायाधीश के रूप में रखा जाएगा। और वो जो नाम वो तय करते हैं वो नाम वो कानून मंत्री के पास भेजते हैं, कानून मंत्री उसको फिर प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, प्रधानमंत्री उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो ये हालत है सुप्रीम कोर्ट की, जजों की ये स्थिति है। अब अगर हम हाई कोर्ट की हालत में आ जाए, नीचे राज्य स्तर पे हाई कोर्ट की स्थिति को हम अगर देखें, हमारे देश के अंदर 21 हाई कोर्ट है और ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उनका जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट को हम अगर देखेंगे, 2011 की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट को हम अगर देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो 21 हाई कोर्ट है, उस 21 हाई कोर्ट में 14 हाई कोर्ट में एक भी दलित न्यायाधीश नहीं है। 21 में से 14 हाई कोर्ट ऐसा है देश में जहां पे एक भी न्यायाधीश नहीं था जब ये रिपोर्ट, ये अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग ने जब ये रिपोर्ट जारी किया था तब की बात। और जो था उनकी क्या स्थिति है हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट की स्थिति यह है कि 850 न्यायाधीश है कुल 21 हाई कोर्ट में और उनमें मात्र 24 दलित न्यायाधीश है। तो जो आरक्षण की बात पे इतना हल्ला मचाते हैं या जो आरक्षण की बात को लेके विरोध करते हैं, तो आरक्षण की वास्तविक तस्वीर यह है। और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश नियुक्ति होता है, वो न्यायाधीश नियुक्ति होता है स्थानीय स्तर पे जो वकील होते हैं, वो वकील जो रिकमेंड करते हैं, उस रिकमेंडेशन के आधार पे, अनुशंसा के आधार पे ये जजों की नियुक्ति होती है हाई कोर्ट के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो वकील है, वो वकील भी कोई दलित या कोई आदिवासी वकील का नाम जज के लिए या न्यायाधीश के लिए प्रस्तावित नहीं करता है। तो यह भी आप समझ सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको हम अपने आप को एक बुद्धिजीवी मानते हैं समाज के अंदर, वकील, वो बुद्धिजीवी के अंदर भी जातिवादी भावना कितनी ग्रसित है, कितनी पीड़ित है, वो कितना ग्रसित है जातिवादी भावना से कि वो सक्षम कोई भी दलित या कोई भी आदिवासी के नाम न्यायाधीश के लिए प्रस्तावित करने के लिए भी तैयार नहीं है। यह स्थिति है हमारे देश के न्यायपालिका का हालत। अब हम अगर कार्यपालिका में आ जाते हैं तो उसकी स्थिति क्या है? कैबिनेट स्तर पे जो सेक्रेटरी है, 82 सेक्रेटरी है कैबिनेट के, उस 82 सेक्रेटरी में एक दलित है और एक आदिवासी है। 82 कैबिनेट में सेक्रेटरी में एक आदिवासी है और एक दलित है। यह स्थिति है हमारे देश के प्रशासन में, कार्यपालिका का यह स्थिति है। और जो आईएएस है हमारे देश के अंदर, टोटल आईएएस है 4800, 2023 के आंकड़े हैं ये, 4800 टोटल आईएएस है। और उस आईएएस में
दलित और आदिवासी कितने हैं? तो आंकड़ा 679 IAS अधिकारी है दलित और आदिवासी समाज से। आप समझ सकते हैं कितना परसेंट होगा, कितना प्रतिशत आएगा। हमने पहले ही बताया कि हमारे देश के आबादी के लगभग 25% आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। तो ये जो संख्या है, ये संख्या बता रहा है कि जो आरक्षण करके जो बाबा साहब ने आरक्षण के आपके संविधान में जो आरक्षण के नियम उन्होंने बनाए हैं, उस नियम का किस तरीके से धज्जिया उड़ाया जा रहा है हमारे समाज के अंदर, ये इसका एक तस्वीर है। सिर्फ IAS अधिकारी का सवाल नहीं है, आगे हम अगर जाएंगे, जितने निचले स्तर पे हम जाएंगे तो इसको और ज्यादा हम समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है कार्यपालिका में। जो फॉरेन सर्विस है, जहाँ पे राजदूत का काम होता है, जहाँ पे फॉरेन सर्विस में जो दलितों की स्थिति है वो क्या है, 127 देशों में हमारे पास इंडियन फॉरेन सर्विस से राजदूत बनाया जाता है, अलग अलग देशों में भेजा जाता है। उसमें से 127 में से सिर्फ 21 राजदूत ऐसे हैं जो दलित और आदिवासी समाज से आते हैं। और ये जो 21 राजदूत है जिनको अलग अलग देशों में भेजा गया है, वो सब गैर महत्वपूर्ण देशों में उनको नियुक्ति हुआ है। महत्वपूर्ण देशों में सब उच्च वर्ण के लोग हैं, IAS ऑफिसर है, सब उच्च वर्ण के लोग हैं वो। और जो कम महत्वपूर्ण देश है, साइप्रस हो गए हैं, ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं, उन देशों के लिए हमारे देश के अंदर जो दलित और आदिवासी समाज से जो इंडियन फॉरेन सर्विस में पास होकर आए हैं, उन लोगों को उन जगह पे भेजा गया, वो सिर्फ 21 लोग हैं। उसके बाद हमारे देश के अंदर जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है, उनकी क्या स्थिति है। हमारे देश के अंदर जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के अंदर जो वाइस चांसलर है, उस वाइस चांसलर में दलितों की संख्या बहुत ही नगण्य है। पूरे देश में 496 वाइस चांसलर है, 496 कुलपति है हमारे देश में विश्वविद्यालय में। 496 कुलपति में से 6 दलित है कुलपति हैं और 6 आदिवासी कुलपति है। तो 496 में 6 दलित, 6 आदिवासी कुलपति, तो आप खुद ही आंकड़ा निकाल लीजिए कि इसमें कितना परसेंट आएगा दलित और आदिवासियों के कुलपतियों के संख्या में। तो ये है यूनिवर्सिटी में का हालत, कुलपतियों का हालत। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रीय बैंक है, जितने भी राष्ट्रीय बैंक है, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुल संख्या 293। 293 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे देश के सिर्फ 6 दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं, यानी 3%। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, हमारे जितने भी बैंक आप देखोगे, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, उन बैंकों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 293 लोग हैं, उनमें से सिर्फ जो है 6 लोग आपके दलित और आदिवासी समाज से हैं, यानी कि 3% लोग बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए हैं। हमारे देश के अंदर जो सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न सम्मान, जो भारत रत्न सम्मान दिया गया है, उसमें से सिर्फ एक जन ये दलित समाज से आते हैं, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाकी जितने भी लोगों को भारत रत्न सम्मान दिए गए, उनमें से कोई भी दलित समाज के या आदिवासी समाज के से संबंध नहीं रखते। सब उच्च वर्ण के लोग हैं जिनको भारत रत्न सम्मान हमारे देश में दिया गया। उसके बाद जो आज के तारीख में हम कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम बहुत सुनते हैं, कॉर्पोरेट घराने करके बहुत प्रचार चल रहा है। कॉर्पोरेट घरानों के अंदर जो उनकी जो व्यवस्था चलाने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए हैं या है उनके संस्थाओं में, उनके संस्थाओं में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनकी स्थिति ये है कि कॉर्पोरेट घराने के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है, पूरे देश के अंदर जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं, उनमें दलित और आदिवासियों की संख्या सिर्फ 3.4% है कॉर्पोरेट घराने। और उस आरक्षण का जो वास्तविक तस्वीर है वो यही है कि आप चाहे विधायिका को देख लो, चाहे आप कार्यपालिका देख लो, चाहे आप न्यायपालिका देख लो, वहां पे क्या स्थिति है वो ये जो तस्वीर है उससे साफ हो गए। दूसरी बात है कि अभी हमारे देश के अंदर जो शासक वर्ग है,
वो शासक वर्ग अब निजीकरण की ओर जा रहा है, निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। जितने सार्वजनिक उद्योग थे, जितने सरकारी विभाग थे, उनका निजीकरण वो कर रहा है, आउटसोर्सिंग वो कर रहे हैं। तो जब निजीकरण हो रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि जो सरकारी विभागों में जो नौकरी मिलते थे, जो आरक्षण के तहत जो नौकरी दलित समाज को, जो आदिवासी समाज को मिलते थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब जब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत सुविधा, जो लाभ शिक्षा हासिल करने के बाद आदिवासी समाज से या दलित समाज के लोगों को मिलते थे, वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि फिर आपको वही पुराने स्थिति में पहुंचा दिए जाएंगे, जो पुराने स्थिति से निकालने के लिए बाबा साहब ने इतना जद्दोजहद किए थे, इतना संघर्ष किए थे। तो ये चीज है। और आज के तारीख में हमारे देश के अंदर जो एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में काबिज है, वो राजनीतिक पार्टी हिंदू धर्म को मानता है, उस हिंदू धर्म को मानता है जो हिंदू धर्म वर्ण के व्यवस्था के आधार पर टिकी हुई है। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था, और उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधार पर टिकी हुई है। जब वो ब्राह्मणवादी नीति को आगे बढ़ाना चाहती है, तो इसका मतलब है ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण को धीरे धीरे वो समाप्त करेंगे। जो निजीकरण की जो प्रक्रिया चल रहा है, उस निजीकरण की प्रक्रिया के कारण आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो दलित समाज, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, हम देख रहे हैं कि आज निजीकरण के खिलाफ पूरे देश के अंदर मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मजदूरों की लड़ाई नहीं हो सकता, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई, ये लड़ाई में उस सभी नौजवानों को, उन समाज के उन तबकों को भी शामिल होना पड़ेगा जो जिसको निजीकरण के कारण के चलते नुकसान पहुंचेगा। निजीकरण अगर होगा तो आरक्षण आपको समाप्त हो जाएगा। अगर आरक्षण आपको समाप्त होगा तो इसका मतलब है कि आपके रोजगार पे हमले होंगे, आपके रोजगार पे हमला होगा, यानी आपके जीवन निर्वाह करने की जो साधन है वो आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो निजीकरण के खिलाफ जो संघर्ष पूरे देश के अंदर जो चल रहा है, ये निजीकरण के खिलाफ संघर्ष में सिर्फ मजदूरों के साथ उन तमाम दलित आदिवासी लोगों को भी जोड़ने की जरूरत है। और दूसरी बात ये मांग भी करने की जरूरत है कि जब निजीकरण की प्रक्रिया को अपन रोक नहीं पा रहे, हो रहा है, तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू हो, ये मांग भी हमें पुरजोर ढंग से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।